Hi guys, welcome back to Law Matters and also welcome to the series of Complete Guide जहां पर हम लीगल एग्जाम के उन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो आपको किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम कंप्लीट गाइड सीरीज में कवर करते हैं। ये सीरीज कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई थी जहां पर अभी तक हमने 3 एग्जाम्स कैटर कर लिए हैं। सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जाम, पीएफआरडीए ग्रेड ए लीगल एग्जाम एंड एनआईएसीएल लीगल एग्जाम। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इन वीडियोस को रेफर नहीं किया है, प्लीज डू रेफर इट। इनको रेफर करने के बाद यू विल गेट टू नो कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, और वो आपके लिए एक बहुत अवेयरनेस का काम करेगा। यह जिस एग्जाम की बात हम करने वाले हैं that is RRBSO law officer examination which is regional rural banks specialist officer and that is law officer। तो यहां पर इस एग्जाम से रिलेटेड हम सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाला है RRBSO लॉ ऑफिसर एग्जाम का, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 20 दिसंबर को होने वाला है। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं सो यू विल गेट द ग्रॉस सीटीसी ऑफ अराउंड 16 लाख पर एनम। तो इस एग्जाम से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स में आप एज अ लॉ ऑफिसर बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। आपको काफी कुछ लर्निंग होगी, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा। तो यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको रेगुलर ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन में शेयर करता रहता हूं। ये दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या सेपरेटली आप चैनल विजिट करेंगे तो वहां पर भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, दैट इज RRBSO लॉ ऑफिसर एग्जाम का कंप्लीट गाइड, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है देन तो फिर बहुत डिफिकल्ट है कि आप उस एग्जाम को क्लियर करें या क्वालिफाई करें या फिर आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करें, क्योंकि आपका बहुत एफर्ट, बहुत एनर्जी, बहुत रिसोर्सेज यहाँ पर लगते हैं। सो सबसे पहली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की बात करें सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए आपको? एलएलबी की डिग्री चाहिए। वाई? क्योंकि आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यस एलएलबी की डिग्री तो चाहिए। साथ में यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। तो ये तो आई थिंक सबके पास होगा इतना तो, राइट। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। 2 years एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। तो आप यहाँ पर एज अ लॉ ऑफिसर किसी बैंक के पास, बैंक के साथ, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ आप यहाँ पर एसोसिएट हो, ठीक है। या फिर आप 2 years का एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर रहे हो। दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर आप एज अ लॉ ऑफिसर काम कर रहे थे। बट यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 years तक ही करना होगा, मतलब 2 years का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल। एज की बात करते हैं। एज आपकी 21 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आई मीन टू से 21 years से कम नहीं होनी चाहिए, एंड 32 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 21 से 32 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर 32 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसलिए उसको 30 की जगह 32 कर दिया गया, जो कि आपको आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जाम में आपको 30 देखने मिलता है, बट यहाँ पर 32 है बिकॉज यहाँ पे 2 years का एक्सपीरियंस भी है। एंड यहाँ पर ये स्केल 2 ऑफिसर की पोजीशन है, राइट। स्केल 2 ऑफिसर की पोजीशन है यहाँ पर, राइट। वहां पर आपको स्केल 1 ऑफिसर की पोजीशन मिलती है, दैट इज वाई दिस इज द एक्सपीरियंस वन। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्जाम होता है? तो यहाँ पर का प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू ये नहीं होता है। यहाँ पर एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होता है, सिंगल लेवल एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। मतलब जो एक स्टेज है वो यहाँ पर रिमूव हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं सिंगल लेवल एग्जाम जो आपका होता है, उसमें यहाँ पर आपको 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 6 कंपोनेंट्स में से बेसिकली यहाँ पर जो इनका बाइफरकेशन है वो समझते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी,
रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफेशनल नॉलेज, ये सब्जेक्ट्स है। बट यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे? 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे, मतलब इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना रहेगा एंड ये जो 5 सब्जेक्ट्स है ये रहेंगे। तो टोटल आपके 6 कंपोनेंट्स रहेंगे आपके रिटन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। हर कंपोनेंट में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यू कैन सी हर कंपोनेंट में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करेंगे वो 20 मार्क्स का होगा। देन रीजनिंग 40 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो 40 मार्क्स का, राइट। सो टोटल 240 क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर एंड 200 मार्क्स का आपका ये कंपोनेंट रहता है पूरा रिटन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। एंड साथ में यहाँ पर यू कैन सी आपको जो टाइम मिलेगा दैट इज 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश और हिंदी वट एवर यू चूज, 30 मिनट्स फॉर रीजनिंग, 30 मिनट्स फॉर क्वांट, फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस इट इज 15 मिनट्स ओनली, फॉर कंप्यूटर नॉलेज अगेन 15 मिनट्स एंड फॉर प्रोफेशनल नॉलेज इट इज 30 मिनट्स, ठीक है। सो टोटल यू विल गेट 150 मिनट्स। तो 150 मिनट्स है, 240 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं। आपने इन्हें क्वालिफाई कर लिया then you will be shortlisted for the interview. Got it? Further, something is written here. Each candidate will be required to obtain a minimum score in each test. तो आपको हर टेस्ट में एक मिनिमम स्कोर जो है वो यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर हर टेस्ट में, ठीक है, मतलब इंग्लिश और हिंदी, रीजनिंग, कॉन्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, इन सब का सेपरेट कट ऑफ होगा एंड ऑल्सो आपको एक ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पर लाना पड़ेगा सो दैट यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। एंड यहाँ पर जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी उसमें से उसके 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 50 वैकेंसीज है सो 150 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो आपको सिंगल रिटन ऑनलाइन एग्जाम क्लियर तो करना है लेकिन साथ में आपको उस लेवल पर क्लियर करना ताकि आप टॉप कैंडिडेट्स में हो सो दैट यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। फर्दर बात करते हैं इंटरव्यू की। तो एग्जाम पैटर्न में इंटरव्यू भी आता है यहाँ पर। तो टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू और 100, तो 100 मार्क्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपको स्कोर करना है, ठीक है। जनरली जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं वहां पर इंटरव्यू लेवल पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते, बट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, ठीक है। यहाँ पर 40% से कम नहीं होगा, मिनिमम यहाँ पर 40% आपको लाना होगा। बट इफ यू बिलोंग टू SC ST OBC और PWBD कैटेगरी देन आपको यहाँ पर 35% में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने 35% मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर किया है, देन यू आर क्वालिफाइड। अब ये हो सकता है कि आपने रिटर्न एग्जाम बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो लेकिन यहाँ पर आपके 40 मार्क्स से कम हो, देन फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड वहां पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो तो डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन डिफिकल्टी लेवल, बट यहाँ पर प्री डिसाइडेड, ठीक है। Then relative weightage of online examination and interview will be 80:20 respectively for the officer cadre. तो यहाँ पे 80% is assigned for the online written examination and 20% for the interview. तो मगर अगर मैं यहाँ पर ये बताऊं टोटल 200 मार्क्स का था तो यहाँ पर 200 मार्क्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 80 मार्क्स, ठीक है, या 80% या 80 मार्क्स आप मान लीजिए 80% में इसे कन्वर्ट किया जाएगा। जो भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे उसको यहाँ पर 80% में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, 200 के हिसाब से। एंड देन फर्दर यहाँ पे 20% जो वेटेज है वो इंटरव्यू का रहेगा और उसके बाद जो मेरिट आपकी रेडी होगी वो 100 मार्क्स से होगी, जिसमें से 80% विल बी द वेटेज ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन एंड यहाँ पर जो 20% वेटेज है दैट विल बी ऑफ द इंटरव्यू। Got it? So this is about the exam pattern of RRB SO Law Officer exam. Moving ahead, बात करते हैं सिलेबस की कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, क्या पढ़ना है आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो यू नो ऑल दीज आर द सब्जेक्ट जो हमने देखे थे, कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, देन हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। तो उसका सिलेबस हम देखते हैं। सिलेबस इज नो वेयर मेंशन इन द नोटिफिकेशन, तो लेकिन मैंने आपके लिए सिलेबस डिकोड किया है बहुत अच्छे तरीके से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू। मैंने आपको पहले भी इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पर जो लीगल एग्जाम के लिए जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का जो लेवल होता है, जो टॉपिक्स होते हैं वो लगभग आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो क्वांट की बात करते हैं, HCF एंड LCM, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration 2D and mensuration 3D. So these all are the topics जो आपको यहाँ पर quant section में cover करने हैं।
Moving on to reasoning ability. Reasoning ability में these all are the topics which you have to do: alphabetical and alphanumerical series, coding, decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion and data sufficiency. Got it? इंग्लिश सेक्शन में आई वुड से कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सो यू शुड फोकस ऑन द रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर मॉक्स के थ्रू, प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू आपको यहाँ पर इस कंपोनेंट की, इंग्लिश वाले कंपोनेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बेसिक इंग्लिश हमें आती है कि हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं. बट इफ स्टिल यू फील कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, देन यू कैन डू ऑल दिस टॉपिक्स लाइक पार्ट ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, noun pronoun verbs, tenses, models, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions, articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms and the one word substitution. Right? मूविंग एट जनरल अवेयरनेस विच इज द फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस के नाम से भी जानते हैं. तो दो इट इज रिटन एज फाइनेंशियल अवेयरनेस, बट आपको ये सारे सेगमेंट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में ये सारे सेगमेंट पूछ लिए जाते हैं. दो द नेम ऑफ द कंपोनेंट इज द फाइनेंशियल अवेयरनेस, राइट, बट स्टिल ऑल दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड, like current affairs, banking awareness, important dates and events, national and international awareness, countries, capitals and currencies, books, authors, awards and headquarters and government schemes, जो कि आपको बेसिक लेवल पे करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, कितना बजट आउटले है, ठीक है, कौन से ईयर में लॉन्च हुई, इस टाइप की इंफॉर्मेशन यू हैव टू डू इन द गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन. Clear? Moving ahead, computer knowledge. Computer knowledge में these all are the topics that you have to do: computer organization and data processing, computer hardware, memory organization, computer software, operating system, data communication and computer network, data representation, number system, Microsoft Office, database management, computer and network security, and abbreviation and glossary में कुछ important terms जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए. Clear? So ये तो हो गए आपके वो subjects जो general होते हैं generally. यहां पर बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज की, जो कि आपका एक कोर कंपोनेंट है, जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, और जब आप आरआरबी एसओ लॉ ऑफिसर बन जाएंगे उसके बाद भी ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प करेगा, राइट. दीज सब्जेक्ट्स आर, टॉपिक्स आर, इसको मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया, लाइक 4 कैटेगरीज में: मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडरेट टॉपिक्स एंड रेयरली आस्क्ड टॉपिक्स. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि करके. सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब इनको आप छोड़कर जा ही नहीं सकते, हर साल एग्जाम में आते हैं. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, सरफेसी एक्ट 2002, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनीज एक्ट 2013, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट, दीज ऑल आर द टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं. दीज ऑल आर द टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर आप देखें दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि वो हर साल आते हैं और बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. ये भी हर साल आते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. तो टॉपिक्स आर: स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट, सीपीसी, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, देन बीएनएस एंड बीएनएसएस. ठीक है, फर्दर मॉडरेट टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो कभी आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं. ठीक है, बट ओकेजनली पूछे जाते हैं. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, पीएमएलए एक्ट विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एलएलपी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड लेटिन टर्म्स एंड लीगल मैक्सिम्स. एंड रेयरली आस्क्ड टॉपिक्स हैं जो बहुत रेयर पूछे जाते हैं, दैट इज एससीआरए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, सेबी एक्ट एंड फेमा एक्ट 1999. क्योंकि आप जब यहाँ पर एज एन आरआरबी एसओ लॉ ऑफिसर काम कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर फिर आपको इन एरियाज की जरूरत नहीं पड़ती है रीजनल रूरल बैंक्स में जनरली. ठीक है, इसीलिए दीज आर द रेयरली आस्क्ड टॉपिक्स. सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द सिलेबस. नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम सबके माइंड में होता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी. ठीक है, सैलरी अलाउंसेस क्या मिलेंगे, कितने मिलेंगे, नेट सैलरी कितनी मिलेगी, ग्रॉस सैलरी क्या होगी, डिडक्शंस कौन कौन से होंगे. तो ये वो एस्पेक्ट है जो अगेन बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत अट्रैक्ट करता है हमें. तो आइए देखते हैं एक एक कंपोनेंट को. सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पे, विच इज 64,820 रुपीज का बेसिक पे है. डियरनेस अलाउंस जो भी करंट रेट चल रहा होगा, विच इज समवेयर अराउंड 16,658. एचआरए 6482 का. देन सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 1200 रुपीज.
लर्निंग अलाउंस 850 रुपीज, लर्निंग अलाउंस डीए 218 रुपीज, स्पेशल अलाउंस बेसिक 18,344 and special allowance DA 4713, right? So that makes the total of 1,13,285. This is the gross salary. ये आपकी gross salary है लगभग 1,13,000 रुपए। लेकिन इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, लाइक एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है जो आपकी सैलरी से कटेगा दैट इज 8640। एक्चुअली तो क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसको तो मैं इन्वेस्टमेंट कंसीडर करता हूं, बट क्योंकि ये हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा तो आप डिडक्शन मान सकते हैं, अदरवाइज फ्यूचर में ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस रेडी हो जाएगा जो आपको, ठीक है। इनकम टैक्स 6500 रुपीज इनकम है जो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज, मिसलेनियस रिकवरी 1000 रुपीज एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ अराउंड 16,340 रुपीज। ये तो आपके बेसिक वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको एलटीसी हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, देन पेट्रोल अलाउंस हो गया, ऐसे भी बहुत अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये इन सबके अगर आप मंथली वैल्यू देखेंगे सो दैट विल बी अराउंड 1,30,000 35,000, ठीक है। तो अगर आप मंथली बेसिस पर देखेंगे दीज ऑल आर द अपार्ट फ्रॉम द जो आपको अलग से अलाउंसेस मिलेंगे, अलाउंसेस के साथ आप देखेंगे तो जो ये ग्रॉस वाला फिगर आपको दिख रहा है दैट विल बी अराउंड 1,30,000 to 35,000, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन देखें एक्सेप्ट द अलाउंसेस वाला पार्ट, तो यहाँ पे टोटल ये है, रिडक्शन आपका ये वाला है, ठीक है। तो ग्रॉस कितना है 1,13,285 जो कि ईयरली बेसिस पे जिसकी वैल्यू है अराउंड 13,59,000। नेट की बात करें सो दैट इज दिस वन माइनस दिस वन, सो दैट विल मेक द टोटल ऑफ 96,945 मंथली बेसिस पर। ईयरली बेसिस पर दैट विल बी 11,63,340 रुपीज। बट यहाँ पे अगेन अगर आप अलाउंसेस ऐड करेंगे सो दैट विल बी अराउंड 16 लाख पर एनम के आसपास यहाँ पर ये आपका जो फिगर है वो पहुंच जाएगा, जो ग्रॉस फिगर है वो आपका 16 लाख पर एनम तक पहुंच जाएगा। उसके बाद डिडक्शंस होंगे तो उसको कंसीडर ना करें तो 16 लाख पर एनम तक का ग्रॉस फिगर आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। एंड फर्दर यहाँ पर अभी जो है बेसिकली वेज रिवीजन ड्यू है, वेज रिवीजन ड्यू होने के बाद इट इज एक्सपेक्टेड कि अराउंड 15% तक आपका जो यहाँ पर वेज जो है वो बढ़ जाएगा, तो उसको भी आप अलग से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नो अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन आना तो श्योर है, क्यों, क्योंकि 20 दिसंबर को आपका यहाँ पर एग्जाम होना है, ठीक है। 20 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है तो नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन कब आएगा आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें तो 21, 22, 23, 24 में लगातार हर साल जून में एग्जाम, जून में नोटिफिकेशन आया है। लेकिन 2025 में इन्होंने थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया, सो दे हैड रिलीज द नोटिफिकेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर। और 2026 में भी अगेन इट इज एक्सपेक्टेड कि सितंबर मंथ में जो नोटिफिकेशन है वो आपका आएगा, विच इज द नेक्स्ट मंथ। सितंबर 2026 में नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो 20 दिसंबर को होना है। यहाँ पर आईबीपीएस एडवांस में कैलेंडर रिलीज कर देता है, सो एग्जाम की डेट वहां पर कंफर्म रहती है, नोटिफिकेशन की डेट जो है वो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अगर आप देखिए पिछले 5 सालों में तो 21 में 27 वैकेंसीज, 2022 में 18 वैकेंसीज, 23 में 55, 24 में 30, 25 में 50। तो अगेन आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग कि 2026 में एटलीस्ट 50 वैकेंसीज तो आपकी रहेंगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, ठीक है। तो एटलीस्ट 50 वैकेंसीज है जो कि किसी स्पेशलिस्ट पोजीशन के लिए काफी अच्छी वैकेंसीज है, तो आप उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। So guys, this is all with respect to this video where we have covered all the important aspects of RRB SO Law Officer exam and I hope कि आपको सेशन फ्रूटफुल लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको फर्दर कुछ और जानना है इस एग्जाम के बारे में या किसी और एग्जाम के बारे में आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंपली वीडियो देखकर उसे स्किप नहीं कर देना है, ठीक है। लेकिन YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर चाहते हैं। जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स होती है उन सबकी इन्फॉर्मेशन मैं YouTube चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस, पीडीएफ सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो आप चाहें तो इसको स्कैन कर सकते हैं या चाहे तो इस लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर पर्सनली भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं सो आप बेसिकली यहाँ पर मेरा ये नंबर जो है आप उसे इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर मैं अवेलेबल हूँ गाइस, इसका एडवांटेज लीजिए। आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप मुझसे कनेक्ट करिए। आई विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।